नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। महागठबंधन ने अति पिछड़ा के लिए न्याय संकल्प स्पेशल मैनिफेस्टो जारी किया। महागठबंधन की अगर बात करें तो इस मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खास है। जी हाँ, आपको वो भी बताएंगे कि आखिर ये मैनिफेस्टो कितना ज़्यादा खास है, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या खास बिहार में हो रहा है। तो महागठबंधन के मैनिफेस्टो की मुख्य बातों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण को बढ़ाने सहित नौकरी की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सूटेबल जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य बातें हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। दूसरा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सूटेबल जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशी जो है संबंधित मामलों को एक कमेटी बनाकर जो है किया जाएगा। तो ये जो खास बातें हैं वो है इस मैनिफेस्टो की। इसके अलावा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों और निर्धारित उनको किया जाएगा। तो ये वो 7 बड़ी चीज़ें हैं इस मैनिफेस्टो की जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 8वीं क्या बड़ी बात है, 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन और आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। तो बिहार चुनाव में सबसे पहला दांव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चला है। पटना में दोनों नेताओं ने एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी के लिए कई ऐलान किए और दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो ये वादे पूरे किए जाएंगे। इसे नीतीश सरकार को सीधी चुनौती माना जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईबीसी वोटरों को उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन ईबीसी जातियां कौन-कौन सी हैं? बिहार में ईबीसी जातियों का रोल कितना है, कितनी सीटों पर सीधे असर डालती है, इसे हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि बिहार में अगर नीतीश सरकार 2 दशक से सत्ता में है तो उसमें ईबीसी जातियों की बहुत बड़ी भूमिका है। राज्य की लगभग 36% आबादी एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास की ही है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां और नेता इन्हें वोट बैंक बनाने के लिए हर चुनाव में कोशिश करते हैं। हर चुनाव में इनके लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राजद ने एक बार फिर ऐसा ही दांव चला ताकि वो ईबीसी वोटरों को अपने पाले में ला सके। बिहार में ईबीसी की शुरुआत कैसे हुई, पहले इसे समझिए। बिहार में एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास की पहचान 1970 के दशक में हुई। उस समय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने 1971 में मुंगेरी लाल कमीशन बनाई। कमीशन ने 128 जातियों को पिछड़ी बताया और उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा। 34 पिछड़ी जातियां बीसी और 94 अत्यंत पिछड़ी जातियां। 1978 में ठाकुर ने कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की योजना बनाई। इसमें बैकवर्ड क्लास के लिए 8%, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास के लिए 12%, सभी जातियों की महिलाओं के लिए 3% और आर्थिक रूप से कमजोर जातियों के लिए 3% आरक्षण शामिल था। बाद में आर्थिक आधार पर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ। बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासन में
में ओबीसी का आरक्षण 12% से बढ़कर 14% कर दिया गया। 2000 के दशक में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी योजनाएं शुरू हुई। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत गैर एससी, एसटी और ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू हुआ। 2023 में बिहार विधानसभा ने आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया। एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास के लिए 18% से बढ़ाकर 25% और बैकवर्ड क्लास के लिए 12% से बढ़ाकर 18% और एससी के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और एसटी के लिए 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया। तो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास वो जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से भी ज़्यादा हाशिए पर हैं। इन जातियों को अक्सर शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती है। ईबीसी कोई अलग संवैधानिक श्रेणी नहीं है, ये ओबीसी के भीतर एक उप श्रेणी मानी जाती है। ईबीसी के लोग स्कॉलरशिप, हाउसिंग स्कीम, फीस छूट और आर्थिक सहायता जैसे लाभ पा सकते हैं। राज्य के 2023 के जाति सर्वेक्षण के अनुसार ईबीसी की आबादी 36% है और इसमें कुल 112 जातियां शामिल हैं। लालू यादव ने ईबीसी की संख्या को देखकर उनकी राजनीतिक ताकत को पहचाना। ईबीसी में केवल 4 जातियां तेली, मला, कानू और धनुक हैं, जिनकी आबादी 2% से ज्यादा है। मुस्लिम जातियों में जुलाहा ही महत्वपूर्ण है, जिसकी आबादी 3.5% के आसपास है। बाकी 100 जातियों का हिस्सा 1% से कम है। तो राहुल गांधी ने मई 2023 में दरभंगा में शिक्षा और न्याय संवाद कार्यक्रम में एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी जातियों, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों के लिए प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण की मांग की। अब उन्होंने एक बार फिर कई तरह के ऐलान कर दिए हैं। भाजपा और उसके सहयोगी भी बिहार में जाति सर्वेक्षण कर उम्मीदवार और सीटों के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। पार्टी बिहार में ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी कर रही है और छोटे सहयोगी कभी कभी उम्मीदवारों के चयन में जाति के बजाय व्यक्तिगत पसंद और फंडिंग को प्राथमिकता देते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल भी तेज है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा कि उन्होंने तेजस्वी यादव से 6 सीटों की मांग की है। ओवैसी ने यह भी साफ कर दिया है कि सीट देना या ना देना अब तेजस्वी का फैसला होगा। एआईएमआईएम आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जिससे पार्टी को सीमांचल इलाकों में मजबूती मिली थी। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अगले 4 दिनों तक वो सीमांचल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। किशनगंज से शुरुआत होगी और 27 को फिर यहीं पर समापन भी होगा। तो फिलहाल एक तरफ सीट शेयरिंग का सिलसिला जारी है, लगातार सीटों को लेकर बातचीत का सिलसिला हो रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से जो ईबीसी के लिए आरक्षण की बात कही गई है और मैनिफेस्टो में जो फोकस ईबीसी पर किया गया है, उससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस बार चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।